नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले हम इस पूरे इशू का बैकग्राउंड जानेंगे, उसके बाद बात करेंगे नया क्या हुआ है, ये इशू फिर से सुर्खियों में क्यों आया है। देखो, सबसे पहले तो आज़ादी के बाद ही 1951 से पहले सरकार के द्वारा रिजर्वेशन दिया गया था एससी एंड एसटी को। मामला गया था मद्रास हाई कोर्ट में। केस का नाम था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपाकम दुराईराजन। इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन की पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया था। मद्रास हाई कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद हमारे संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट की गई, क्लास 4 ऐड किया गया आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 आपको पता है क्या कहता है? आर्टिकल 15 है राइट टू इक्वलिटी। तो देखो, सरकार रिजर्वेशन देगी अगर किसी कम्युनिटी को, तो ये तो राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट हो जाएगा ना। यानी सरकार कुछ लोगों को तवज्जो दे रही है, राइट टू इक्वलिटी नहीं है। तो इसी वजह से संविधान को अमेंड किया गया था। आर्टिकल 15 में ऐड किया गया था क्लास 4, जिसमें लिखा गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल विल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोसाइटी एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास। ओबीसी के लिए तो देखो बाद में किया गया था संविधान अमेंड, लेकिन एससी एंड एसटी के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट में किया गया था कि सरकार को कोई रोक नहीं सकता किसी कम्युनिटी के लिए, यानी एससी और एसटी के लिए स्पेशल प्रोविजन करने के लिए, ताकि उनका एडवांसमेंट हो सके। तो इस प्रोविजन के ऐड करने के साथ ही राइट टू इक्वालिटी जो था उसको चैलेंज करना मुश्किल हो गया था कोर्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम.आर. बालाजी 1962 के केस की। 1962 में आया था एम.आर. बालाजी केस में वर्डिक्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि देखो, गवर्नमेंट को कोई भी कमीशन अपॉइंट करने की आवश्यकता नहीं है बैकवर्डनेस का पता लगाने के लिए आर्टिकल 340 के अंदर। और गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आई है, ये रिजर्वेशन पॉलिसी वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वर्डिक्ट में यह भी कहा था कि कास्ट देखो एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है बैकवर्डनेस का पता लगाने के लिए, लेकिन कास्ट ओनली डिटर्मिनेंट नहीं है। मैं आपको फिर से बोलता हूं, देखो, कास्ट एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है यह पता लगाने के लिए कि कौन बैकवर्ड है कौन नहीं है। लेकिन अगर हम यूं कहें कि कास्ट ही सिर्फ एकमात्र डिटर्मिनेंट है यह पता लगाने के लिए कौन बैकवर्ड है कौन नहीं है, यह गलत हो जाएगा। कास्ट और क्लास सिनोनिमस नहीं है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन बैकवर्ड हो लेकिन कास्ट से वो बैकवर्ड ना हो। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी क्लास और कास्ट दोनों सिनोनिम्स नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वर्डिक्ट में यह भी कहा कि देखो, आर्टिकल 15 क्लास 4 का फायदा उठाते हुए, अभी हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा आर्टिकल 15 क्लास 4 क्या था, जिसमें सरकार ने संविधान को अमेंड करके ये ऐड कर दिया था कि सरकार को कोई नहीं रोक सकता किसी भी कमेटी, खास करके एससी और एसटी के एडवांसमेंट के लिए सरकार अगर कुछ स्पेशल उनको प्रिविलेज देती है, स्पेशल फायदा उनको पहुंचाने के लिए सरकार कुछ करती है, तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 15 को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यह कहता है आर्टिकल 15 का क्लास 4। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वर्डिक्ट में यह कहा कि आर्टिकल 15 क्लास 4 का फायदा उठाते हुए सरकार ने जो 68% रिजर्वेशन दिया है, इसका मतलब आपने आर्टिकल 15 क्लास 4 का दुरुपयोग किया है, मिसयूज किया है। आप रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। अब देखो, राइटर क्रिटिसाइज करते हैं ये फिगर कहां से आई, मतलब आप रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। ये फिगर जुडिशरी के द्वारा खुद से इजाद की गई। मतलब राइटर कहते हैं ये अनरीजनेबल फिगर है। क्या इस फिगर से मेरिट प्रमोट होगी नहीं होगी, इस पे कोई भी रिसर्च नहीं की गई है। जुडिशरी ने ये फिगर अपनी तरफ से प्रपोज कर दी सिर्फ। आगे देखो, दूसरे वर्डिक्ट्स की हम बात करें तो 1967 में आया C.A. राजेंद्रन केस। इस केस से पहले क्या हुआ था, 1963 में गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी। गवर्नमेंट ने कहा था कि क्लास 1 और क्लास 2 के पोस्ट में रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, और इस गवर्नमेंट के इस डिसीजन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में वर्डिक्ट दिया C.A. राजेंद्रन केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो डिस्क्रिशनरी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं है कि आप कोर्ट के पास आओ कि आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो गया। ये सरकार की डिस्क्रिशनरी पॉलिसी है। उसके बाद 1963 में आया T. देवदासन केस। इस केस में क्या हुआ था, इस केस से पहले सरकार ने एक पॉलिसी स्टार्ट की थी। मान लीजिए इस साल एससी और एसटी के लिए
100 में से 27 पोस्ट रिजर्व्ड हैं। अगर 27 पोस्ट को नहीं फिल कर पाया है, 15 पोस्ट ही SC और ST की फिल हो पाई हैं, तो बाकी बची हुई जो 12 पोस्ट हैं वो अगले साल में ऐड हो जाएंगी और SC और ST की पोस्ट के लिए, यानी कैरी फॉरवर्ड की जो पॉलिसी थी, एक साल में SC और ST के लिए जो पोस्ट रिजर्व्ड हैं वो नहीं फिल की जा सकती हैं, तो उन्हें अगले साल SC और ST की पोस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया था और कहा था ये कैरी फॉरवर्ड की जो पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। उसके बाद 1975 में आता है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रेटिफाई किया था, प्रमोशंस में SC और ST को जो रिजर्वेशन देने की सरकार ने पॉलिसी बनाई थी उस पॉलिसी को रेटिफाई किया गया था इस सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट में, और इवन SC और ST कैंडिडेट्स को 2 साल का एक्सटेंशन भी दिया था, यानी जो SC एंड ST एम्प्लॉइज हैं वो 2 साल एक्स्ट्रा ले सकते हैं प्रमोशंस के लिए, जो टेस्ट होते हैं उनको क्लियर करने के लिए। इसके बाद 1992 में आता है इंदिरा साहनी जजमेंट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि देखो OBC को यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो 27% रिजर्वेशन दिया गया है वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारी बातें कही गई इस जजमेंट में, जैसे कि वैसे तो रिजर्वेशन एंटी मेरिट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सर्विसेज के लिए और कुछ पोस्ट में रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, ये कहा गया था इंदिरा साहनी केस में। इसके अलावा प्रमोशंस में रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, यह भी कहा गया। क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट आया था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में OBC में जिन लोगों की जो इनकम है वो एक लेवल से ज़्यादा है उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, वो कंसेप्ट इसी जजमेंट के बाद आया था। इसके अलावा देखो 1963 की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी T देवदासन केस में, अभी हमने जो डिस्कस की थी, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि देखो बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड का जो क्लासिफिकेशन है सरकार का वो सही नहीं है। सरकार के द्वारा ये कहना कि देखो SC और ST तो मोस्ट बैकवर्ड है, इसके अलावा और भी बैकवर्ड क्लास है हमारे देश में और उनको भी रिजर्वेशन देना जरूरी है OBC की फॉर्म में। ये पहले की बात है जब तक OBC को रिजर्वेशन नहीं मिला था। तो इंदिरा साहनी केस ने सरकार की पॉलिसी को सही ठहराया था और कहा था कि बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड में क्लासिफिकेशन हो सकता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके बाद क्या होता है, आपको याद होगा अभी हमने डिस्कस किया था कि इंदिरा साहनी केस में यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रमोशंस में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता SC और ST को। तो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद संविधान को अमेंड किया गया, 77th अमेंडमेंट आई इंदिरा साहनी केस को पलटने के लिए, यानी इंदिरा साहनी केस में जो बात कही गई थी उसको पलटने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलटने के लिए। तो SC और ST को प्रमोशंस में रिजर्वेशन दे दिया गया था 77th अमेंडमेंट के बाद। उसके बाद वीरपाल सिंह चौहान केस आता है 1995 में और अजीत सिंह केस है 1999 का। इसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों केसेस में कोशिश की गई कि SC और ST कैंडिडेट्स को फायदा ना मिले प्रमोशंस के केस में एज कंपैरिजन टू जनरल कैंडिडेट्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इन केसेस के बाद फिर से सरकार के द्वारा अमेंडमेंट लाया गया, यानी संविधान को अमेंड किया गया 85th अमेंडमेंट, और SC और ST कैंडिडेट्स को प्रमोशंस में रिजर्वेशन देने के लिए ये अमेंडमेंट थी 85th अमेंडमेंट। उसके बाद देखो सरकार की इन दोनों अमेंडमेंट्स के खिलाफ, यानी 77th अमेंडमेंट और 85th अमेंडमेंट के खिलाफ पिटीशन फाइल की जाती है और 2006 में M नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 क्राइटेरियाज रखे जाते हैं SC और ST रिजर्वेशन के मामले में प्रमोशंस के संदर्भ में। 3 क्राइटेरियाज कौन से हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो SC और ST को प्रमोशंस में रिजर्वेशन मिलना चाहिए 3 क्राइटेरियाज के आधार पर। सबसे पहले है बैकवर्डनेस ऑफ SC एंड ST। दूसरा क्राइटेरिया है इन एडुकेसी ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में SC और ST की रिप्रेजेंटेशन जो है वो ठीक नहीं है और काफी इनएडुकेट है, अपर्याप्त है। तीसरा क्राइटेरिया ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अगर SC और ST को प्रमोशंस में रिजर्वेशन दिया जाता है तो क्या ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की जो एफिशिएंसी है वो प्रभावित होती है या नहीं होती है। तो 3 क्राइटेरियाज रखे गए थे 2006 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन देखो इसी बीच 2018 में एक और केस आता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जरनैल सिंह केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट एक बात ये बोल देता है कि बैकवर्डनेस साबित करना जरूरी नहीं है। तो बैकवर्डनेस साबित करना जरूरी नहीं है तो सिर्फ दो पैरामीटर बच गए। कौन कौन से? एक तो इनएडिक्वेसी ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये साबित हो जाए कि उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में, और दूसरा कि एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी प्रभावित नहीं होगी प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से।
तो इस प्रकार से हमने पूरा बैकग्राउंड डिस्कस किया। अब जानते हैं नया क्या हुआ है। देखो, उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था उत्तराखंड की सरकार को कि आप डेटा इकट्ठा कीजिए, कितनी रिप्रेजेंटेशन है एससी और एसटीज़ की सर्विसेज में, ताकि एससीज़ और एसटीज़ को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा सके। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद उत्तराखंड सरकार ने इस वर्डिक्ट को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अब उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देखो, रिजर्वेशन जो है ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है। ये स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है कि वो रिजर्वेशन दें या फिर ना दें। तो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट का विरोध किया गया और कहा गया ये रिजर्वेशन के अगेंस्ट है। आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो, ये बात तो सच है कि रिजर्वेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन नहीं है कि ऐसा एक्शन लिया जाए जिससे कि जिन सेक्शंस के साथ पिछले काफ़ी समय से लगातार डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन होना बंद हो। इवन देखो, अब सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि रिजर्वेशन जो है वो इक्वालिटी रूल के अगेंस्ट नहीं है, इक्वालिटी का एक पार्ट है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है वो प्रॉपर डेटा कलेक्ट करें जिससे ये पता लग सके कि वो सेक्शंस जिनके साथ काफ़ी समय से डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, क्या उनकी प्रॉपर एडुकेट रिप्रेजेंटेशन है सर्विसेज में। अगर नहीं है तो उनको रिजर्वेशन दिया जाए प्रमोशन में। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।